मैं जब भी नहाने जाती मुझे कोई छुपकर देखता था। घर में मेरा बेटा और मैं अकेले रहते थे, लेकिन मैं अपने बेटे पर शक नहीं कर सकती थी। एक दिन अचानक मैं अपने बेटे के कमरे में गई। उसका मोबाइल देखकर मेरी चीख निकल गई। उसने तो मेरी आज फिर से मैं इसी उलझन का शिकार थी। जैसे ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में जाती मुझे लगता कोई अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहा है। मैं चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखती, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। मेरे वॉशरूम में सिर्फ एक ही रोशनदान था, जिसे मैं अच्छी तरह से बंद कर देती थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ दीवार पर आंखें गड़ी हुई है, जो मुझे देख रही है। मैं कोई वहमी किस्म की औरत न थी, लेकिन मैं पूरा वॉशरूम देख चुकी थी। कहीं कुछ भी मुझे नज़र नहीं आया था। मैं जैसे ही नहाने जाती, जल्द ही बाहर निकल आती। कभी कभी तो मुझे लगता था कि शायद मैं किसी दिमागी बीमारी से गिरफ्त हो चुकी हूँ। आज भी मैंने बिल्कुल जल्दी से शावर लिया और फटाफट से कपड़े बदलकर वॉशरूम में बाहर आ गई। पिछले कुछ महीने से मेरे साथ यही हो रहा था। मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता कि मैं किसी नज़रों में हूँ, या और इस बात की वजह से मैं इस कदर परेशान थी। ऐसी हरकत मुझ जैसी औरत के साथ करने का सोच भी कोई कैसे सकता है। और मेरे घर पर हम सिर्फ दो ही शख्स थे, एक मैं और एक मेरा बेटा। मेरे पति के देहांत को 12 साल बीत चुके थे। मेरे पति की किराए की दुकान थी और इसी किराए से हमारा गुजारा हो जाता था। अब तो मेरा बेटा नौकरी भी करने लगा था। वह सुबह को ऑफिस जाता तो शाम को ही वापस आता। पूरा दिन घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता था। नौकरानी भी आती और काम करके चली जाती। फिर यह कौन सी नजरें थी जो हर वक्त मेरा दीदार करती थी। मुझे लगता था कि जैसे मैं किसी नज़रों के जाल में फंस चुकी हूँ। कोई हर पल मुझे देखता है, जो मुझे एक अजीब सी उलझन होती है। मैं अपनी तकलीफ को बयां नहीं कर पा रही थी। मैं अपने बेटे से भी इसका जिक्र नहीं कर सकती थी। वो मेरे बारे में क्या सोचता। शाम को जब मेरा बेटा ऑफिस से वापस आया तो मैं खाना गर्म करके सामने रख दिया। मैं किसी गहरी सोच में थी। जब मेरे बेटे ने कहा कि आप किन सोचों में गुम हो, उसकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई थी। मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैं इसे क्या बताती, जो मुताबिक मुझे खुद भी ठीक से पता नहीं था। बहरहाल मेरे बेटे का रवैया मुझसे उखड़ा ही रहता था। मैं इसे हमेशा बात करते हुए हिचकिचाती थी। एक बार मैं रात को विराज को दूध का गिलास उसके कमरे में देने गई तो वह अपने लैपटॉप में इस कदर बिजी था, मेरे आने का उसको पता तक नहीं चला था। मैं उसके पास आई और साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं वापस पलटी, उसके लैपटॉप पर जो मंजर दिखा, मेरी तो रंगत ही उड़ गई थी कि फौरन ही विराज ने लैपटॉप बंद करने लगा। मुझे देखकर बोलने लगा, कहने लगा, यह क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? आपने दरवाजे को बजाया क्यों नहीं? मैं एकदम ही घबरा सी गई। मैंने माना यह मेरी गलती थी। मुझे दरवाज़ा बजाकर आना चाहिए था, लेकिन वह मेरा बेटा था, इसलिए मैं यूं ही चली आई। लेकिन यह नहीं जानता यह सब कुछ। बहरहाल मैं कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे में आ गई। अपने बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मेरा दिमाग में अलग अलग ख्याल जो जो आए, उसने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया था। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वह मेरा बेटा है। ऐसा कैसे कर सकता है? जो कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था, उसे सोचना भी मुझे पाप लग रहा था। मैंने खुद को झटका और समझाया कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा सब नहीं कर सकता। लड़के इस उम्र में ऐसी गलत चीज़ देख लेते हैं, लेकिन इसका मतलब वह नहीं जो मैं सोच रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को नॉर्मल किया था। एक दिन मैं सहन में धुले हुए कपड़े फैला रही थी कि जब सामने घर की छत पर मुझे लगा कि कोई कैमरे की फ्लैश मुझ पर पड़ी है। मैंने हैरानी से पलटकर देखा। किसी की परछाई सी नजर आई, जैसे वहां कोई खड़ा मुझे घूर रहा था। मगर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, ऐसा लगा कोई वहां से एकदम पीछे हटा हो। मैंने गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन सामने की छत पर मुझे इस वक्त खाली नजर आ रही थी। लेकिन मुझे यकीन था कि कुछ देर पहले कोई वहां पर खड़ा मुझे ही देख रहा था। किसी ने शायद अपने मोबाइल से मेरी तस्वीर ली थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। इस मोहल्ले में आए हुए, इस घर में आए मुझे कुछ ही महीने हुए थे और मैं अब परेशान होकर रह गई थी। मुझे हर वक्त महसूस होता कि किसी की नज़रें मुझ पर है। आसपास के मोहल्ले में अभी तक किसी से मैं मिल भी नहीं पाई थी। कुछ मेरा नेचर ही अलग रहने का था
और मेरा बेटा भी सख्ती मिजाज का था। मोहल्ले में आते ही उसने मुझे कहा था कि आपको ज़्यादा मोहल्ले में मेल जोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने घर पर ही रहा करो। विराज मेरा सौतेला बेटा था। बहुत कम उम्र में ही मेरे माँ बाप ने मेरी शादी विराज के पापा से कर दी थी, क्योंकि मैं एक गरीब लड़की थी। विराज के पापा मुझसे 20 या 22 साल बड़े थे। मेरी शादी को 4 साल ही गुजरे थे कि पति भी चल बसे। मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी और 25 साल की उम्र में मैं विधवा हो गई थी। पति के देहांत को अभी 12 साल गुजर गए थे। मैं दिखने में अभी भी जवान ही लगती थी। अक्सर कहीं हम माँ बेटे जाते तो लोग मेरे बेटे से यही कहते कि शायद मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। यही वजह थी कि विराज को मुझसे एक तरह की चिढ़ हो चुकी थी। वह मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। मुझे हल्के कलर के कपड़े पहनाया करता था। बोलता था कि आप मेरे बाप की विधवा है, मुझे इसी रूप में अच्छी लगती है। मैंने बिल्कुल सादा हुलिया अपना लिया था, लेकिन इस वक्त वही मेरा सहारा था। बेटा भी था और मैंने हमेशा उसे ही बेटा समझा था, इसलिए खामोशी से उसका रवैया बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, क्योंकि विराज के अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा ना था। बहरहाल मैं अपने ही उलझन की शिकार थी। यह मामला हल भी नहीं कर पाई थी कि एक नई मुसीबत आ गई थी। बराबर वाली छत से कोई मुझे देखता था और भली मुझे वॉशरूम में मेरे दिमाग में आने वाली इस नई सोच ने मुझे संकोच में डाल दिया था। फिर से खुद को झूठी तसल्ली दी थी, क्योंकि मैं वॉशरूम का कोना कोना देख चुकी थी। कहीं ना तो कोई कैमरा लगा था, ना कोई ऐसा सुराग कि कोई झांककर एक बार मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं इस वक्त किचन में खाना बनाने में बिजी थी, क्योंकि विराज के ऑफिस से आने का वक्त था। मुझे लगा शायद वह आ गया है, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक 28 साल का नौजवान मेरे सामने खड़ा था। तकरीबन विराज की उम्र का था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसके हाथ में बिरयानी की प्लेट थी। कहने लगा कि मैं पड़ोस से आया हूँ। आप लोग शायद नए नए इस घर में शिफ्ट हुए हैं, इसलिए माँ ने कहा कि पड़ोसियों के यहाँ बिरयानी दे आओ। मैंने उसके हाथ से प्लेट पकड़ी तो वह अंदर आने के लिए कदम बढ़ाने लगा, लेकिन मैं उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, बेटा तुम यहीं खड़े रहो, मैं तुम्हें खाली प्लेट वापस करती हूँ। यह सुनकर तो वह हैरत में आ गया। कहने लगा कि मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि आप मुझे बेटा कह दे। आप मुझसे बस कुछ ही साल की बड़ी होगी, इसलिए मुझे बेटा मत कहिए। उसकी बात सुनकर तो मैं उसे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, पूरी आंखें फैलाकर मुझे देखा। कहने लगा, वह लड़का आपका बेटा है? मैंने तो समझा कि आपका छोटा भाई है। यह कहकर वह बड़े ही आराम से घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं तो उसे देखते ही रह गई थी। विराज के आने का वक्त भी हो रहा था, इसलिए मेरा दिल डर के मारे कांपने लगा। वो बोला, एक कप चाय ही पिला दो, पड़ोसियों का भी कुछ हक होता है। यह कहकर वह सहन में रखी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। मैं किचन में आ गई, जल्दी से प्लेट खाली की, गैस पर चाय भी रख दी। मेरा दिल इस वक्त इस बात पर घबरा रहा था कि कहीं विराज आ गया तो ना जाने किस नज़रों से मुझे देखेगा, क्या सोचेगा। वह खाली घर को भी देखता है जैसे कोई घर में छुपा बैठा हो। जल्दी जल्दी से मैंने एक कप चाय बनाई और इस लड़के को दिया और मैंने कहा कि अपनी माँ से थैंक्स कहना और चाय पीकर बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। मुझे ज़रा किचन में काम है। यह कहकर मैं किचन में रोटी बनाने चली गई, क्योंकि विराज किसी भी वक्त पहुंचने वाला था और मैं इस लड़के से ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहती थी। 10 मिनट बाद ही खाली कप इस लड़के ने किचन के दरवाजे से मुझे अंदर पकड़ाया। कहने लगा, चाय भी आपकी तरह बहुत ही मीठी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपसे फुर्सत से मिलूंगा और अपने घर वालों को भी लाऊंगा। यह कहकर वह घर के दरवाजे से बाहर चले गया और दरवाज़ा भी जाते हुए बंद कर दिया। मैं तो इसकी बातें सुनकर चकरा कर रह गई। अभी मैं इस लड़के की बातों के बारे में सोच ही रही थी कि जब दरवाजे पर बड़ी जोर से दस्तक हुई। मैं तो बुरी तरह से कांप गई थी। जल्दी से किचन से बाहर आई और मैं दरवाजे के पास पहुंचने लगी। कौन है? विराज की बड़ी गुस्से वाली आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। कहने लगा, दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ। दरवाज़ा खोला तो बड़े गुस्से से घर में दाखिल हुआ। मुझे कहने लगा, घर से बाहर कौन निकल रहा था? विराज की आंखें इस वक्त ना जाने किस वजह से लाल थी। वो बहुत ही गुस्से में था। मैंने कहा, कोई पड़ोसी लड़का था, बिरयानी लेकर आया था। वह मेरे करीब आकर खड़ा हो गया, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, किससे पूछ के दरवाज़ा खोला था आपने? क्या एक बात आपको समझ नहीं आती? यहाँ कोई भी आए, आप दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर आप अपनी हरकतें से बाज नहीं आई तो मैं ताला लगा कर जाया करूँगा। वह सीधा अपने कमरे में गुस्से से चला गया। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा भी बड़ी ज़ोर से बंद किया था। रात को मैं अपने कमरे में लेटी तो मोबाइल पर एक नंबर से मैसेज आने लगा। उसमें लिखा था कि आप बहुत ही खूबसूरत और प्यारी है। मेरा दिल चाहता है कि आपसे जी भर के बातें करूं और आप इतने हल्के रंग के कपड़े मत पहना करो। अगर आपने नीले रंग के कपड़े पहने तो आप बहुत ही जचेंगे, जैसा कि आपने उस दिन सहन में पहना था। यह मैसेज पढ़कर मैं बुरी तरह से घबराई थी। इसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था। वाकई कोई था जो मुझे देख रहा था। देखना तो चलो समझ में आता है, क्योंकि बहुत से घर थे। उनकी छत हमारे घर से ऊंची थी और साफ साफ दिखाई देता था। मैंने फौरन से मैसेज डिलीट किया और मोबाइल ऑफ कर दिया। मैं इसी वक्त पसीने से भीग चुकी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी कभी भी खुशी से नहीं गुजारी थी। विराज के पापा भी ऐसे ही थे, शक्की मिजाज के थे और शायद मुझ पर इसलिए इतना शक करते थे कि मैं कम उम्र की थी और वह मुझसे 22 साल बड़े थे। मैं खूबसूरत भी बहुत थी, इसलिए हर वक्त उनकी शक का निशाना बना रहती थी। उन्हें लगता था कि पता नहीं मैं किसी दूसरे लड़कों से चक्कर चला लूँगी। मैं बार बार उन्हें रो रो कर यकीन दिलाती, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आता। वह हर वक्त मेरे साथ किसी साये की तरह ही रहते थे और जब वह बीमार रहने लगे तो सारी जायदाद विराज के नाम कर दी और उसके कान में बस यही भरते रहे कि इस औरत का ख्याल रखना, इसे कभी घर की मालकियत ना देना, इसे पाई पाई का मोहताज रखना, कहीं यह भाग ना जाए क्योंकि यह खूबसूरत है। इससे कोई भी शादी कर लेगा और तुम अकेले बेसहारा रह जाओगे। मैं चाहता हूँ कि सारी ज़िंदगी यह मेरे नाम पर ही गुजारे, सारी ज़िंदगी तुम्हारी माँ बनकर ही रहे। यह वह आखिरी अल्फाज थे जो मेरे पति ने मेरे बारे में अपने बेटे से बोले थे और उसने कभी भी मेरी इज्जत नहीं की, माँ की हैसियत से भी नहीं। मुझे कभी अपनी माँ की जगह भी नहीं दी थी। मैं बस उसके बाप की दूसरी बीवी थी। एक रोज़ मैं किचन में काम कर रही थी। अचानक से मेरे दुपट्टे पर आग लग गई। मैं चिल्लाते हुए सहन में आ गई। जैसे ही मेरी चीख तेज हुई, बराबर वाली छत पर वही नौजवान खड़ा था। मुझे चिल्लाते हुए देखा तो फौरन से नीचे उतरा और अपने घर की दीवार लांघकर मेरे घर में आ गया। उसने फौरन मेरा जलता दुपट्टा दूर फेंका, वरना मैं बुरी तरह से जल जाती। मैं इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। इस नौजवान ने फौरन से सामने रस्सी पर पड़ी चादर उतारकर मुझ पर लपेट दी। मुझे पूछने लगा कि मुझे कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि अचानक इस वक्त मेरे घर का दरवाज़ा खुला था। सामने विराज था। इस वक्त इस लड़के को मेरे पास खड़ा देखकर गुस्से से मेरे पास आया और इस लड़के का गिरबान पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और घर में आने की। मैंने कहा, विराज इसका गिरबान छोड़ो, इस लड़के ने तो मेरी जान बचाई है। मेरे दुपट्टे में आग लग गई थी, हालांकि अभी सहन में मेरा गिरा हुआ दुपट्टा जल रहा था। मेरी बात सुनकर उसने गुस्से भरी नज़रों से मुझे देखा, कहने लगा, तुम चुप रहो, समझी, तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगा। इस तरह के हथकंडों से किसी और को बेवकूफ़ बनाना। मुझे यह कहकर उस लड़के का गिरबान पकड़े हुए कहने लगा, तुम जिस मकसद के लिए यहाँ आते हो ना, वह भी पूरा नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, विराज तुम गलत समझ रहे हो, मैं माँ हूँ तुम्हारी, क्यों मुझे इन बातों से जलील कर रहे हो। मैं रोने लगी। इस लड़के ने एक झटके से अपना गिरबान विराज से छुड़वाया, कहने लगा कि मैं इंसानियत के नाते यहाँ पर आया हूँ। उनका दुपट्टा जल रहा था, उनको आग लग सकती थी, मेरा और कौन सा मकसद हो सकता है। अपनी घटिया सोच अपने हद तक रखो तो सही होगा। विराज इस लड़के से कहने लगा कि क्यों, यह तुम्हारी माँ लगती है, क्यों आए थे यह इन्हें बचाने। दुपट्टा जल रहा था तो जलने देते, तुम्हें क्या तकलीफ थी। यह सुनकर मैं हैरत से विराज की तरफ देख रही थी, यानी कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊँ या मरूँ। वह लड़का कहने लगा कि यह मेरी कुछ भी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचेगा और मैं अगर देखूंगा तो मैं ज़रूर उन्हें बचाने आऊँगा। तुमसे जो होता है कर लो। यह कहना था कि विराज ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उस लड़के ने भी अपना हाथ नहीं रोका था। दोनों ही गुस्से से लाल हो चुके थे। यह देखकर तो मैं परेशान होकर रह गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने दोनों को पीछे हटाया, इस लड़के के आगे हाथ जोड़े कि तुम जाओ यहाँ से। वह लड़का विराज को बोलता हुआ दरवाजे से जाने की वजह इस दीवार पर लांघकर वापस गया था। यह देखकर विराज बड़े अजीब अंदाज से मेरे पास आया, मेरे दोनों बाजू पकड़ लिए और कहने लगा, तो तुम यहाँ से बुलाती हो
तुम अपने आशिक को। फिर कहने लगा कि जो तुम चाहती हो मैं होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, किसी शहर में तुम्हें मारकर दफना दूंगा, लेकिन यह मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वह तो जैसे सारे तमीज ही भूल गया था। उसके बाद विराज घर के बाहर ताला लगाकर जाने लगा। उसने बराबर घर की दीवार पर करंट की वायर लगा दी थी ताकि कोई भी घर पर ना आ सके। रात को मेरे मोबाइल पर एक ऐसा मैसेज आया कि मेरे होश उड़ गए। इस मैसेज में लिखा था कि वॉशरूम में आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अब तक मैं यही समझ रही थी कि शायद यह मेरा वहम है कि कोई वॉशरूम में मुझे देखा है, लेकिन यह शक मेरा वहम नहीं था। कौन था वह शख्स? मेरा दिल बैठने लगा था। मैंने मोबाइल ऑफ करके रख दिया, लेकिन फिर भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं जागती रही। सुबह जब मेरी नौकरानी आई तो मैं बुखार में पड़ी थी। मैंने उसकी मिन्नत की कि वह एक रात मेरे पास रुक जाए, मैं बीमार हूँ, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। वह मेरी बात सुनकर मान गई। रात हुई, विराज के आने का वक्त हुआ तो मैं नौकरानी को अपने कमरे में छुपा लिया। मैं नहीं चाहती थी कि विराज को इस बात का पता लगे कि घर पर मेरे अलावा कोई और भी है। मैंने विराज को खाना दिया और अपने कमरे में जाते ही लाइट बंद कर दी और खुद कमरे में छुप गई, क्योंकि जो कोई भी था वो मेरे कमरे में आकर मुझे झांकता था। वॉशरूम में कोई कैमरा नहीं था। मैंने अपनी नौकरानी को चादर उड़ा दी और उस वॉशरूम में जाने के लिए कहा। वो वॉशरूम में चली गई। मैं अपने कमरे में पर्दों के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद यही हुआ था। मेरे कमरे का दरवाज़ा बड़ी आहिस्ता से खुला था। एक शख्स खुद पर कोई चादर ओढ़े मेरे कमरे में दाखिल हुआ और पहले वॉशरूम के दरवाजे के छोटे से हॉल से वॉशरूम के अंदर झांकने लगा। मैं फौरन पर्दे से बाहर निकली और पीछे से उस शख्स को दबोच लिया और शोर मचा दिया। वह शख्स मुझे अंधेरे में नजर तो नहीं आ रहा था, मगर वह मुझे अपने आप को छुड़वा रहा था। चोर की आवाज़ से विराज मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही लाइट खोली, नौकरानी भी वॉशरूम से बाहर निकल आई। सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह मेरा पहला पति था, जिससे मेरी बचपन में ही शादी हुई थी, लेकिन वह शादी के बाद मुझे छोड़कर चला गया था। मालूम हुआ कि उसने किसी और से शादी कर ली थी, मुझे तलाक भी दे दिया था। इसे यहाँ देखकर मुझे हैरत हुई थी। बताने लगा कि इसे एक दूसरी लड़की पसंद थी, इसलिए उसने उससे शादी कर ली थी, मुझे तलाक भी दे दी थी। लेकिन शादी के चंद साल बाद ही उस लड़की की मृत्यु हो गई और उस शख्स ने दूसरी शादी नहीं की। अपने बेटे को भी अकेला ही पाला है, लेकिन इसमें मुझे अपने घर के बराबर वाले घर में देखा तो इसे मेरे बारे में मालूम हुआ तो अफसोस होने लगा। वह मुझे अपनाना चाहता था और इस मामले में कई बार विराज से भी बात कर चुका था, लेकिन विराज नहीं माना। इसलिए उसने अपने बेटे को हमारे घर भेजना चाहा, लेकिन विराज की इससे भी लड़ाई हो गई। जब भी नहाने जाती थी, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ उसके कमरे में वॉशरूम में जाती थी और वह दीवार लांघकर मेरे घर पर आ जाता था। पहले यह देखा कि कहीं मैं जल्दी बाहर तो नहीं आ जाऊंगी। फिर वह मेरे मोबाइल को खोलकर उसमें से मेरा नंबर लेने लगता कि मुझसे बात कर सके। यह सब सुनकर उस इंसान ने विराज से मिन्नत की वह मेरे साथ जुल्म ना करे और मेरी शादी इससे करवा दे। पहले तो विराज नहीं माना, लेकिन बाद में उसने खुद मेरी शादी उस शख्स से करवा दी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।